सो आज के लेक्चर में हम अपना लास्ट लेक्चर आगे प्रोसीड करते हैं। हमने लास्ट टॉपिक हमने ये किया था कि हमारे जो मटेरियल होते हैं उनके अंदर ग्रेन्स होते हैं। ग्रेन्स दो टाइप के थे, फाइन ग्रेन और कोरस ग्रेन। बेसिकली कोरस ग्रेन और फाइन ग्रेन डिफरेंट टाइप के ग्रेन होने की वजह से मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टीज़ अलग अलग होती है। जैसे फाइन ग्रेन वाले के अंदर टफनेस ज़्यादा होगी और कोरस ग्रेन वाले के अंदर टफनेस कम होगी। फाइन ग्रेन वाले के अंदर क्रीप रेजिस्टेंस कम होगी और कोरस के अंदर क्रीप रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। फाइन ग्रेन की जो फिनिशिंग होगी फाइन ग्रेन की वो स्मूदर होगी और कोरस की फिनिशिंग लेस स्मूदर होगी। ठीक है, तो मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम ग्रेन्स डेवलप करवाते हैं। और ग्रेन्स डेवलप करवाने का तरीका हमने पीछे देखा था। एक तरीका तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था वो था हीटिंग का, और हीटिंग करने के बाद कूलिंग, कि किस तरीके से हम उसकी कूलिंग करवाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एलॉय। बेसिकली नेचर से जो हमें मटेरियल या मिला है उसमें हम मेटल्स को ले लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे हमने ले लिया आयरन, तो हमें मिल गया आयरन नेचर से। ठीक है, अब आयरन की प्रॉपर्टी को हमने यूज़ किया और यूज़ करने के साथ हमें बहुत अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज मिली, हम खुश थे एक तरीके से। बट हमें उसकी और प्रॉपर्टी अच्छी चाहिए थी। तो प्रॉपर्टी अच्छी के लिए हमने उसके अंदर एक तरीके से एक्स्ट्रा कोई दूसरा एलिमेंट मिला दिया जो कि कार्बन था। जैसे आयरन के अंदर कार्बन मिला वो बन गया स्टील। स्टील के अंदर आयरन जैसी ही स्ट्रेंथ है, टफनेस है, बट आयरन से हल्का है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास इसके अंदर स्टील के अंदर जो आयरन की प्रॉपर्टी तो है प्लस में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ भी है। जैसे कि वेट के हिसाब से आयरन से हल्का हुआ, जैसे कि कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी की वजह से कोरोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी स्टील में ज़्यादा अच्छी है। तो इसीलिए हम प्योर मेटल या मेटल यूज़ ना करके एलॉय यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि एलॉय में उनके पेरेंट मेटल से प्रॉपर्टीज़ थोड़ी एनहेंस होकर मिलती है, और ख़ासकर उनकी वेट रेशियो वाली प्लस में कोरोजन रेजिस्टेंस वाली। तो डेफिनेशन हम लिखते हैं एलॉय की कि alloy is the combination of two or more element out of which one is at least metal। ठीक, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में ध्यान रखना, मेटल भी होता है, नॉन मेटल भी होता है, मेटलॉइड भी होता है। तो दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को मिलाना, और मेटल्स नहीं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलाना, और उनमें से एक एलिमेंट मेटल होना ज़रूरी है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलॉय। एलॉय को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? तो लिख सकते हैं आप, एलॉय कैन बी क्लासिफाइड एज, एलॉय को कैसे कैसे क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है बाइनरी एलॉय। बाइनरी मीन्स दो चीज़ों को मिक्स करने से जो बनता है। सेकंड टर्नरी, TERNARY, टर्नरी एलॉय, तीन को मिलाने से। और नेक्स्ट क्वाटर्नरी एलॉय, चार को मिलाने से। ऐसे ऐसे जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हम मिलाएंगे उतने नंबर ऑफ एलिमेंट मिला के उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो एलॉय में मिनिमम कितना होता है? बाइनरी। ठीक है, तो अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया किसका? स्टील का। तो स्टील इज़ अ बाइनरी एलॉय। ये जो स्टील, कॉमन स्टील जो हमारे पास है ना, क्योंकि इसके अंदर आयरन है और एक कार्बन है, इसीलिए ये क्या है? बाइनरी एलॉय। ओके, नेक्स्ट है आपका कूलिंग कर्व ऑफ बाइनरी एलॉय। कूलिंग कर्व ऑफ बाइनरी एलॉय।
तो कूलिंग कर्व की बात करें तो देखिए, लास्ट लेक्चर में अगर आपको मेटल का कूलिंग कर्व याद हो, प्योर मेटल का, तो ये था। आप देख रहे हैं कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिल रही है, हर पर्टिकुलर पॉइंट मिल रहा है। बट एलॉय का कूलिंग कर्व ये है, देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। तो इसीलिए बोला ये जाता है कि प्योर मेटल तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाता है, जबकि एलॉय जो होते हैं वो एक टेम्परेचर रेंज पे ही आपके फ्रीज होते हैं। बहुत एक टेम्परेचर रेंज होता है, मतलब हो सकता है 100 से 110 के बीच में फ्रीज हो जाए, या 110 से 120 के बीच में, तो एक रेंज होती है। और कुछ आपके यूटेक्टॉइड एलॉय होते हैं। यूटेक्टॉइड हम आगे बात करेंगे इनके डेफिनेशंस का। तो यूटेक्टॉइड एलॉयड के एलॉय देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट टेम्परेचर इसका डिक्रीज हो रहा है, फिर ए से बी डिक्रीज हुआ, बी से सी आपका क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो सॉलिड लिक्विड में याद है वहाँ ओवरऑल ए से जो बी था वो पूरी लाइन कांस्टेंट थी, याद दिलाता हूँ आपको। ये देखिए, ए से बी और बी से सी कांस्टेंट लाइन हो गई, बट यहाँ फर्स्ट डिक्रीज हुआ है देन कांस्टेंट हुआ है। तो ये हमारे यूटेक्टाइड एलॉय होते हैं। और कुछ एलॉय हमारे इस तरीके की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे ए से बी कुछ कर्व में डिक्रीज हुआ टेम्परेचर, फिर ए से बी कुछ कर्व में डिक्रीज हुआ जहाँ सॉलिड और लिक्विड है। यहाँ स्ट्रेट लाइन होने का मतलब ये है, स्ट्रेट लाइन जब होती है तो टेम्परेचर बराबर डिक्रीज होता है। जैसे डिक्रीज बराबर होने का 100, 90, 80, 70, 60, 50, ये होता है बराबर डिक्रीज होना स्ट्रेट लाइन का। बट कभी 100 हो, 100 से 98 हो जाए, अचानक से 90 हो जाए, 85 हो जाए, 82, फिर 80, तो इस टाइप के जो डिक्रीमेंट होता है वहाँ आपका कर्व फॉर्म होता है, जहाँ डिक्रीमेंट कांस्टेंट ना हो। तो एलॉय में जो सॉलिडिफिकेशन होता है वो कांस्टेंट नहीं होता कभी भी। तो आपको ये ग्राफ दोनों याद रखने हैं, ड्रॉ करने हैं। नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो लिखिए, थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम आल्सो नोन एज फेज डायग्राम, also known as phase diagram, is a temperature composition diagram which indicate the structural change that take place during heating and cooling of alloy। बेसिकली हमारे पास ना एक डायग्राम होता है जो कि हमें स्ट्रक्चर चेंज के बारे में बताता है मेटल की। किसी भी मेटल या एलॉय को जो भी उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंज आता है ना, उस स्ट्रक्चरल चेंज को जो हमें बताता है उसे हम इक्विलिब्रियम डायग्राम या फेज डायग्राम बताते हैं। फेज मतलब सॉलिड किस टेम्परेचर तक वो सॉलिड रहेगा, किस टेम्परेचर पे वो लिक्विड हो जाएगा, किस टेम्परेचर पे वो सॉलिड और लिक्विड दोनों रहेगा। बेसिकली ये डायग्राम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम होता है। डायग्राम मैं आपको शो करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक डायग्राम है, ये थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम है। आपको दिख रहा है ए से सी, बी से सी, ए से सी और बी से सी के ऊपर कुछ लिख रखा है लिक्विडस। इसका मतलब इस लाइन के ऊपर आपका जो भी मेटल होगा वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। एफ सी दिख रहा है, एफ सी के नीचे सॉलिडस लिख रखा है, मतलब इस टेम्परेचर इस लाइन के नीचे वो सॉलिड स्टेट में रहेगा। बचा ए एफ, इस एफ सी से ऊपर और ए सी से नीचे, ये किस स्टेट में रहेगा, सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में। तो ऐसा डायग्राम जो हमें फेज के बारे में बताए कि इस पॉइंट पे क्या फेस होगा और उस पॉइंट पे क्या फेस होगा, उसे हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। ओके, तो डेफिनेशन आई होप आप सबने लिख ली हो। तो कुछ डेफिनेशंस लिखते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट के डेफिनेशन लिखिए। द बेसिक केमिकल सब्सटेंस रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम is called component. Component means
आयरन और कार्बन मिला के स्टील बना है, तो आयरन और कार्बन कंपोनेंट। फेज लिखिए, बहुत बार हम यूज करेंगे फेज। द फिजिकली होमोजीनियस डिस्टिंक्ट पोर्शन ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड फेज। फेज मतलब वो सॉलिड है या लिक्विड है, ठीक है, इसको हम फेज बोलते हैं। और फेज डायग्राम हमने क्यों बोला था उसको, क्योंकि वहाँ सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड और सॉलिड एक साथ कब है उस पोजीशन को बता रहा था। एक लिखिए लिक्विडस, ताकि आपको वो क्लियर हो जाए लिक्विडस का मतलब क्या है। तो लिखना इट इज़ द टेम्परेचर एट विच क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट। देखिए क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, लिक्विडस वो पॉइंट होता है जहाँ से लिक्विड सॉलिड में बनना स्टार्ट होता है। मतलब लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, मतलब ये समझ लो 1 लीटर पानी है, उस 1 लीटर पानी का 0.1 लीटर सॉलिड हो गया, स्टार्ट हुआ। तो वो जो स्टार्ट होता है ना, जहाँ से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं लिक्विडस। सॉलिडस लिखिए, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच क्रिस्टलाइजेशन एंड, मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पूरा का पूरा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड में। आपको ग्राफ याद हो अपने लास्ट लेक्चर का, तो याद है बी पे लिक्विड सॉलिड में स्टार्ट हुआ था बनना, सी पे पूरा पूरा सॉलिड बन गया था, तो बी हमारा लिक्विडस होता है और सी हमारा सॉलिडस। नेक्स्ट, आई थिंक आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो पता होगा। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, सॉल्यूट जो सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ घोलने के लिए यूज़ होती है और जो चीज़ घुलती है उसे सॉल्यूट बोला जाता है। जैसे पानी हमारा सॉल्वेंट हुआ और पानी के अंदर नमक डालते हैं तो वो सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे। कुछ डेफिनेशन ऐसे बाइनरी में अलग अलग टाइप के हमारे स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टॉइड। यूटेक्टिक में ध्यान रखना, यूटेक्टिक वो रिएक्शन होती है जहाँ एक लिक्विड 2 सॉलिड में कन्वर्ट होता है। द रिएक्शन वेयर liquid and solid phase are in equilibrium with each other, जहाँ एक लिक्विड 2 सॉलिड में कन्वर्ट होता है। और ये इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि लिक्विड ठंडा होगा तो 2 सॉलिड में बन जाएगा, और 2 सॉलिड को हीट करेंगे तो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यूटेक्टॉइड, जहाँ एक सॉलिड 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जहाँ एक सॉलिड ठंडा होने के बाद 2 सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर 2 सॉलिड को हीट करोगे तो सिंपली एक सॉलिड बन जाएगा। पेरिटेक्टिक, जहाँ एक सॉलिड और लिक्विड मिल के एक तीसरा कोई सॉलिड बनाए, मतलब दूसरा सॉलिड, उसे हम बोलते हैं पेरिटेक्टिक। और पेरिटेक्टॉइड, जहाँ 2 सॉलिड मिलके तीसरा कोई सॉलिड बनाए, उसे हम बोलते हैं पेरिटेक्टॉइड। ओके, तो ये डेफिनेशंस आप ज़रूर लिखना। द रिएक्शन पेरिटेक्टॉइड की अगर आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन विच 2 सॉलिड आर इक्विलिब्रियम विथ अ थर्ड सॉलिड, ठीक है। और पेरिटेक्टिक में द रिएक्शन इन विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इक्विलिब्रियम विद अ सेकंड सॉलिड। यूटेक्टिक, in which a first solid is equivalent with second and third solid। ध्यान रखना। और ऐसा होता है हमेशा, मेटल्स को जो हम एलॉय की बात करते हैं, जब उन्हें हीट करने के बाद ठंडा करते हैं तो कभी लिक्विड 2 सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है। लेयर, ऊपर एक सॉलिड होगा, नीचे दूसरा सॉलिड होगा। कभी एक सॉलिड को हम हीट करते हैं तो वो 2 सॉलिड में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूटेक्टिक क्या हो गया, यूटेक्टॉइड क्या हुआ, पेरिटेक्टिक और पेरिटेक्टॉइड। जस्ट आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि फेज डायग्राम में ना ये इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो
आई होप आपको ये सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई हो। थोड़ा याद दिलाता हूँ हमने अब तक क्या किया है। एलॉय कितने टाइप के थे, बाइनरी, टर्शरी, क्वाटरनरी। कूलिंग कर्व क्या बताता था कि प्योर मेटल का तो कूलिंग कर्व स्ट्रेट लाइन का होता था, बट कूलिंग कर्व एलॉय का स्ट्रेट लाइन नहीं होता, उसका एक कर्व की फॉर्म में होता है। कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी इसकी, जैसे कंपोनेंट हो गया, लिक्विडस, सॉलिडस, यूटेक्टिक, यूटेक्टॉइड, पेरिटेक्टिक, पेरिटेक्टॉइड। ठीक है, ये सब पता हो। लिक्विडस जिस पॉइंट से क्रिस्टलाइजेशन शुरू होती है, क्रिस्टलाइजेशन मतलब सॉलिड में कन्वर्ट होना, और सॉलिडस जहाँ सब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ध्यान रखना लिक्विडस और सॉलिडस के बीच में लिक्विड और सॉलिड दोनों स्टेट एक साथ होती है। ओके, नेक्स्ट आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम। देखिए, अगर मैं इस डायग्राम की आपको बात करूं तो ये डायग्राम बेसिकली हम दो मेटल्स लिए हमने इसमें, एक ए और एक बी, दोनों को मिलाया है। दोनों को मिलाने पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो हमें मिल रहा है सी। ठीक है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट में ये जो लाइन है, इसके ऊपर AC के ऊपर ये जो है लिक्विडस, इसका मतलब इसके ऊपर सब लिक्विड है। दोनों मेटल लिक्विड स्टेट में मिलते हैं इस लाइन के ऊपर, और FC जो है इसके नीचे दोनों मेटल सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। और इस FC और AC के बीच में जो कर्व है ये हमें बताता है कि यहाँ ये दोनों के दोनों किस में मिलते हैं, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखो तो ग्राफ AF ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब जो A मेटल, जो पहला मेटल होगा ना इस तरफ वाला, वो मेटल हमें ज़्यादा टाइम तक लिक्विड स्टेट में, मतलब सॉलिड और लिक्विड में मिलता है। और जो B की तरफ मेटल है वो मेटल थोड़ा कम रेंज तक हमें सॉलिड और लिक्विड में मिलता है, इसका रेंज कम है। ठीक है, तो जस्ट ये एक ओवरव्यू था इसका थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम का, और इस लेक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में प्रोसीड करेंगे इस पार्ट को। ओके, तो यहाँ तक जो लिखवाया है उसको कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, और चैप्टर अपना जितना जल्दी हो सके कवर करिए।